एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी एनर्जी कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के पास कोई हल है, परमानेंट सोल्यूशन है एनर्जी क्राइसिस का या नहीं, या हमेशा कॉस्मेटिक चेंजेस ही होती रहेंगी? अब नया एक शोशा छोड़ दिया गया जी, 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्या यही हल है एनर्जी को सेव करने का? क्या वजूहात हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं वो हल नहीं हो सक रही? पिछले 64 सालों से $25 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं। साजिश या हमारी कोई विल नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इससे बढ़ नहीं सकते। $25 बिलियन पे क्या स्टॉप लग गया है? क्या कोई ऐसा हल है बिजनेस कम्युनिटी के पास कि वेस्ट के साथ कोई अच्छे रिलेशंस अपने कायम कर सके? मैं बिजनेस रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। कोई हल, कोई मशवरा बिजनेस कम्युनिटी देना चाहती है? क्योंकि अब हम फॉल कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ, क्योंकि हुकूमत से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। जरा इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमें इसका जवाब मिल जाए। मियां इब्रार अहमद साहब से, प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके पास कोई सजेशंस है या नहीं है, या ये कॉस्मेटिक चेंजेस पे ही बकिया मानदा जिंदगी हमारी गुजरेगी जी। मैं शुरू करूंगा जी कि क्या यही हल है एनर्जी कॉन्फ्रेंस, एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस की जाए, दूसरी एनर्जी कॉन्फ्रेंस की जाए और हमें एक नया वहाँ से मरासला मिल जाए हुकूमत की तरफ से जी कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाए, और सैटरडे को ठीक है जी, यू शुड हैव लाइक अ सैटरडे नाइट, और उसमें कोई डिफरेंट चेंज कर दे। मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूँगा और फिर आऊँगा दूसरे सवाल की तरफ कि $25 बिलियन से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकती? मेरा क्या ख्याल है जी, वजह? आपने दो क्वेश्चंस मुझसे अच्छे किए हैं। पहला है एनर्जी का और दूसरे हैं 25 बिलियन से एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ सकती। तो मेरा ख्याल है मैं पहला आपका जवाब दूं एनर्जी का। जी 8 बजे बिजली बंद करना या इस किस्म की एडहॉक पॉलिसीज़ को रोज़ लेके आना, मेरा ख्याल है ये हमारे पॉलिसी प्लानर्स जो हैं ये उनकी टोटल नाअहली है। इट्स अ टोटल मिस मैनेजमेंट। 64 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। 64 साल में किसी ने एक ख़ास इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का कोई नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी प्लान नहीं है। 64 साल में कभी किसी को ये अकल नहीं आई कि नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी प्लान बना लें। हर मुल्क का अपना एक डिफेंस का प्लान होता है। पाकिस्तान का भी एक डिफेंस का प्लान है। हमारा एक डिफेंस का प्लान था तो हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की। लाइकवाइज एवरी नेशन हैज़ अ एनर्जी सिक्योरिटी प्लान। आई डोंट सी एनी एनर्जी सिक्योरिटी प्लान इन पाकिस्तान। हमें अपना एनर्जी सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को कैसे चलाना है, पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलनी है, और उसके लिए ज़रूरी है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। और एज अ बिजनेसमैन, कीपिंग इन माइंड आई एम रनिंग इंडस्ट्री इन कराची, and Karachi is the largest city of Pakistan, generating 68% टैक्स रेवेन्यू फॉर पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ जी कि 40% आप बिजली जनरेट करें न्यूक्लियर से, 40% आप जनरेट करें कोल से, और जो हाइडल पावर आपकी है और ऑल्टरनेट एनर्जी है उसको आप 20% रखें। इसलिए कि आपने तो सारे डैम बनवा दिए इंडिया के पानियों के ऊपर, जो इंडिया ने डैम बना दिए आपके वाटरवेज के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसने पाकिस्तान की तकदीर का सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है, जो डैम्स नहीं बनाए, जो एनर्जी सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाया, और वो पिछली गलतियाँ कंसिस्टेंटली चली आ रही हैं। हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्लान में हम प्रायोरिटी अपनी रखें कि हमने न्यूक्लियर से कितनी लेनी है, हमने कोल से कितनी देनी है, और हमने ऑल्टरनेट और हाइडल से कितनी एनर्जी लेनी है। आपके पास दुनिया के यू हैव गॉट सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। आप देखें दुनिया 70% बिजली जो है कोल से पैदा कर रही है। फ्रांस की एक एग्जांपल देता हूं आपको, फ्रांस 70% न्यूक्लियर से एनर्जी अपनी जनरेट कर रहा है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। 64 साल से हमारे लीडर्स जो हैं विद ड्यू अपॉलॉजीज सोए हुए हैं उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो एडहॉक हैं, आज ये कर दो कल वो कर दो। क्या ये 180 मिलियन की आबादी, ख्यूलियर केपेबल कंट्री, क्या ये हमारे शायाना शान है कि हम 8 बजे बिजली बंद कर दें, 2 हफ्ते की 2 छुट्टियां कर दें? ये हाल है प्लानर्स का। मेरा ख्याल है दिस इज टोटल मिस मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। कंटिन्यूसली ये चला आ रहा है, एक हुकूमत जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, कोई प्लान नहीं लेके आ रहे। वी शुड हैव शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। उन प्लान को मद्देनजर रखें, इससे हमारी तकदीर जुड़ी हुई है एनर्जी से। अब आपने सवाल किया कि $25 बिलियन से एक्सपोर्ट क्यों नहीं मैं बढ़ती। एक छोटा सा एक सवाल करना चाहूँगा इसी का। नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी प्लान जो है, इसमें कौन लोग बैठने चाहिए जो प्लान बन सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो वो इदारे होने चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एनर्जी जनरेट करके पाकिस्तान को देनी है। और दूसरी चीज़, एनर्जी यूज़ किसने करनी है? हमने।
वी आर द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वी आर द इंजन, वी आर द वर्क हॉर्स ऑफ पाकिस्तान। हम पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे हाथ पांव बंद किए हुए हैं, ना एनर्जी देने देते हैं, ना सही फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अब ये सारी चीजें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एनर्जी पॉलिसी, जी एनर्जी पॉलिसी के साथ आप दूसरी प्लीज आपने पूछा कि जी एक्सपोर्ट 25 बिलियन की। मजीद इस पे जानना चाहूंगा जी, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी प्लान में आपने कहा जी एक तो बिजनेस कम्युनिटी होनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें जी, On board लें। डिसीजन इन्होंने करने हैं, डिसीजन उन्होंने लेनी है, आपको बीच में रखा जाए। बिल्कुल। दूसरा, कौन लोग हों जिन लोगों ने एनर्जी जनरेट करनी जिन्होंने है, एनर्जी जनरेट करनी है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में आप देखिए गवर्नमेंट का है, और प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं उन्होंने अपने यूनिट्स लगाए, उनको आप पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होने दे रहे, उनको 50 किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लिहाजा एक कंप्रीहेंसिव, एक जामिया एनर्जी सिक्योरिटी प्लान दें अगले 20 साल के लिए। ये कोई प्लान नहीं है कि आप सुबह मुझसे पूछें जी कि मैं 8 बजे दुकानें बंद कर दूं। ये 8 बजे दुकानें बंद करने वाला कंसेप्ट 3 दफा हो चुका है इस मुल्क के अंदर। क्या कामयाब हुआ कभी? घंटा 1 घंटा घड़ी आगे कर दो, 1 घंटा घड़ी पीछे कर दो, 2 दिन की छुट्टियां कर दो। मैं समझता हूं कि दिस इज बी फूलिंग द नेशन। आप अपनी मुल्क और अपने कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ आप आगे नहीं जा रहे, आप 2 कदम पीछे चले जाते हैं। जब तक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान नहीं होगा, आप एक देखिए, मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये सारे पॉलिटिशियंस, सारे लोग, और ये टॉक शोज रोज टेलीविजन पे होते हैं, आज तक किसी ने आपको एक बात बोली है जो मैं आपको आज बोलने जा रहा हूं। क्यों एनर्जी सिक्योरिटी प्लान लेके पार्लियामेंट में नहीं जाते? पार्लियामेंट में जाएं सारी ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट की पार्टियां हैं, ये पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में जाके एक चीज़ पे इत्तफाक करें कि जी हमारा ये एनर्जी सिक्योरिटी प्लान है अगले 20 साल का, अगले 30 साल का। हमने ये प्लान करना है, हमने न्यूक्लियर से इतनी एनर्जी पैदा करनी है, हमने कोल से इतनी पैदा करनी है, और हाइडल और ऑल्टरनेट एनर्जी से हमने इतनी बिजली पैदा करनी है। बताएं जी कि आपके 40,000 मेगावाट चाहिए, 30,000 मेगावाट चाहिए, और ये 40,000 और 30,000 मेगावाट को वॉर फुटिंग पे पकड़ें, इसको, इसके पीछे भागें। जब तक आप इसके पीछे भागेंगे नहीं, आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। शर्म आती है बोलते हुए कि $25 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री, 180 मिलियन के लोग। कौन से जराए हैं, कौन सी चीजें जो आपके मुल्क में मुहैया नहीं है? यू आर द लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, यू आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रस इन द वर्ल्ड, you are the largest producer of apricot in the world, you have got 2nd largest copper reserves in the world, you have got 2nd largest coal reserves in the world। किस चीज की कमी है आपको? 13 और 14 आइटम्स ऐसे हैं इस मुल्क के जिसमें आप 1st, 2nd, 3rd और 6th लार्जेस्ट हैं। आप सोए हुए अपने 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 मादनियात के ऊपर, आप कुछ नहीं कर रहे। लिहाजा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कोल से एनर्जी जनरेट करें, न्यूक्लियर से करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। दुनिया में कोल एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोल से लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब KESC और दूसरे बिजली के इदारे कोल पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। 10 साल के बाद हमारी हुकूमतों को अकल आएगी कि ये हमने क्या कर लिया, कोल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सारा। अगर कोल पे आप शिफ्ट हो रहे हैं तो कोल तो इंपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान की जितनी सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, वो उनका जो जनरेशन है वो कोल से हो रहा है। लिहाजा कोल आपकी एक रिक्वायरमेंट है। 10 साल के बाद बोलेंगे यार हमारा पेट्रोलियम का बिल जो है, कोल का बिल पेट्रोलियम से ज़्यादा हो गया। लिहाजा इसको कैसे अरेस्ट करना है, इस चीज़ को कैसे करटेल करना है कि फ्यूचर में जाके आपका कोल बिल आपके पेट्रोलियम के बिल के जितना बड़ा ना हो जाए। थर कोल इज़ द आंसर। थर कोल को एक्सप्लॉइट करें। थर कोल आपके पास पड़ी हुई है, उसमें 50 किस्म के स्नैक्स डाल दिए, खुद ही स्नैक्स डाल दिए जी कि थर कोल में ये प्रॉब्लम, थर कोल। भाई आप एक अपना एजेंडा बनाइए, आप थर कोल को एक्सप्लोर करिए, थर कोल से जनरेट करिए बिजली, उसमें गैसिफिकेशन भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। देयर इज़ नो विल। अगर विल है हुकूमत की और डिसीजन मेकर्स की और उन लोगों की जो इस कंट्री की इकॉनमी को, इस कंट्री की किस्मत को जो मैनेज कर रहे हैं, 180 मिलियन अवाम की किस्मत जिनके हाथों में है, वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए। मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि वी शुड बी सीरियस अबाउट दीस थिंग्स। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करने की जरूरत है जी। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम टैप नहीं करेंगे तो इसी तरह 10 साल के बाद भी रोते रहेंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक चीज जी, सॉरी मैम कटिंग, एक चीज आपसे मैंने पूछी थी जी, $25 बिलियन पे एक्सपोर्ट हमारी रुकी हुई है, ब्रेक लग गई है वहाँ पे, बल्कि हैंड ब्रेक खींच दी गई है। वजह क्या है? 64 साल से हम यहीं पे बैठे रहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, और वो वजह ये है कि 64 साल से ये मुल्क एड के ऊपर डिपेंडेंट है। वी आर बेसिकली, क्रॉनिकली एंड हिस्टोरिकली एड डिपेंडेंट कंट्री। 64 साल से आप एड लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं,
और ऑस्टेंटेशन है आपकी, अय्याशी की आप जिंदगी गुजार रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और सारा पैसा जो एड का आता है, जो आप लोन लेते हैं, वो लोन लेके आप अखराजात ऐसे गलत ज़राए पे कर देते हैं और फिर पूरा मुल्क आपका मकरूज हो जाता है और उन कर्ज़ों के ऊपर आप रीसर्विसिंग करनी शुरू कर देते हैं। आप कॉम से पैसा लेके और उनकी रीसर्विसिंग करते हैं, जो आप कमाते हैं वो रीसर्विसिंग करते रहते हैं और लोन आपके वहाँ खड़े रहते हैं। आपको वेस्ट ने और ख़ास तौर पर अमेरिका ने आपको एडिक्ट कर दिया हुआ है एड का, और आपको $7 बिलियन की एड, कोई $60 बिलियन की कोई एड होती है, 7 बिलियन कैरी लूगर की एड आई और आप दूसरे दिन हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई, डू मोर डू मोर डू मोर। जो मुल्क 64 साल से एड की एडिक्शन में पड़ा हुआ है और 1 बिलियन $2 बिलियन लेके और पैकेज लेके और फिर अपनी आर्म ट्विस्टिंग शुरू करवा देता है। 64 साल में किसी हुकूमत ने ये नहीं किया कि आप ये बोलती इन मुल्कों को जहाँ से एड ले रहे हैं कि वी वांट ट्रेडिंग एक्सेस, हमें ट्रेडिंग एक्सेस दें जी। हमारा कपड़ा यहाँ बनता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश उसमें वैल्यू ऐड करता है, गारमेंट्स बनाता है, पूरी दुनिया में बेच रहा है। हम नहीं बेच सकते? हम क्या लंगड़े लूले हैं? हम भी बेच सकते हैं। लिहाजा इस ज़मन में हमें जो है करटेल किया हुआ है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वेस्ट में और अमेरिका में। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब हम बिजली पैदा करने जा रहे हैं कोल से तो कहते हैं डर्टी एनर्जी है, जब हम बिजली पैदा करने जा रहे हैं न्यूक्लियर से अगर हम कोशिश करें तो हमें कहते हैं जी कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। जब हम जाएं ईरान से गैस पाइप लेने तो आप कह रहे हैं जी कि ईरान इज़ अ हॉस्टाइल कंट्री, ईरान भी एटम बम बना रहा है, उसके ऊपर हमने सैंक्शंस लगा दिए हैं। और सोने पे सुहागा ये हमारे ही दोस्त से हमें मरवाने के चक्कर में आज सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर्स आ गए यहाँ पर कि जी ईरान से आप पाइपलाइन ना लें। मैं समझता हूँ कि ईरान से पाइपलाइन लेना हमारी अशद ज़रूरत है। हमें ईरान से पाइप लेना बजाय इसके जो एक फ्रेज है कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, आई वुड से लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम यस्टरडे, जो दिन गुजर गया है। ये हमें, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी प्लान में जो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है उसमें ईरान से गैस पाइप लेना, आप देखिएगा कि पाकिस्तान की शाह कहलाएगी आगे चल के, अगर किसी हुकूमत ने ये सही डिसीजन ले लिया आज। और अगर आपने ये सही डिसीजन ना लिया, इंटरनेशनल प्रेशर में आके, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह वो भारत हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, या ख्वाह वो आपके अपने दोस्त हों सऊदी अरेबिया, अगर आप इनके प्रेशर में आज आ गए तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे इन हुकूमतों को जो ये गलत डिसीजंस लेके जाएंगे। अभी आपने कहा $25 बिलियन की एड बढ़ सकती, एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं। आप वेस्ट को छोड़ दें एक साइड पे, उनकी मोहताजी से हट जाएं, रीजनल ट्रेड करें। पाकिस्तान सेंटर में बैठा हुआ है, एक तरफ आप ब्लॉक्स में बिजनेस करें। आज दुनिया ब्लॉक्स में बिजनेस करने की है। एक ब्लॉक आपका है पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, दूसरा आपका ब्लॉक है सार्क। 64 साल के बाद आपने इंडिया को, अभी इंडिया के साथ काम शुरू किया है आपने, 15-20 साल तो वैसे इंडिया के साथ बिजनेस के ज़ाया कर दिए। इधर है सार्क का ब्लॉक, इंडिया के साथ करना चाहिए बिजनेस? बिल्कुल सर, इमीडिएटली करना चाहिए। कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। उसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ और उसका हल भी बताता हूँ आपको। एक तरफ पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, एक तरफ आपका सार्क ब्लॉक इंक्लूडिंग इंडिया, और इस तरफ आपके सेंट्रल एशियन कंट्री, और सेंटर में आप बैठे हुए हैं। ये तो सारे आपके मोहताज होने चाहिए। किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया है? नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं। दुबई में क्या तेल निकलता है? दुबई ट्रेडिंग कर रहा है, और ट्रेडिंग करके वो अमेरिका की 53rd रियासत बना हुआ है एक किस्म का। लिहाजा जहां आप सेंटर में बैठे हुए इन 3 ब्लॉक्स के, आप अमेरिका से, यूरोप से सामान मंगवाइए जनाब, पाकिस्तान इन ब्लॉकों में एक्सपोर्ट करें। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आए हुए थे, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन 20 मिलियन टन ऑफ वीट फ्रॉम पाकिस्तान। 20 मिलियन टन वीट ईरान अपने लिए नहीं ले रहा, 20 मिलियन टन वीट वो ले रहा है वैल्यू ऐड करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो क्या हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? लिहाजा मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल दुनिया है ट्रेडिंग ब्लॉक्स की। यूरोपियन यूनियन 45% बिजनेस करते हैं आपस में, नॉर्थ अमेरिकन 35% बिजनेस करता है ब्लॉक आपस में, अमेरिका और कनाडा 70% बिजनेस करते हैं आपस में, आशियान कंट्री 60% बिजनेस करती हैं आपस में। कौन सा ब्लॉक आपस में बिजनेस नहीं कर रहा? सार्क ब्लॉक। इंडिया पाकिस्तान की एनिमोसिटी की वजह से इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, आप भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दें। जब आप इंडिया के साथ बिजनेस शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी की कंट्रीज ऊपर आ जाएंगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया का, बॉम्बे का जो लैंड मास है वो 350 स्क्वायर किलोमीटर है, कराची का लैंड मास 3500 स्क्वायर किलोमीटर है। वी आर मच मच बिगर देन बॉम्बे। ये 2 पोर्ट्स नज़दीक
3 दिन में आपका कारोबार हो सकता है। आज शिपमेंट करें 3 दिन में यहाँ आ जाती है। चाइना जो आपका क्लोजेस्ट एलाय है, चाइना से आपको 25-30 दिन लगते हैं। और फिर किराया 2002 के आपको एस्टिमेट्स पता है एनर्जी क्राइसिस कितने हो जाएंगे? 2002 में अगर ये चश्मा $1 का चाइना से आ रहा है तो इसके ऊपर 2020 में, सॉरी 2020 में अगर ये चश्मा चाइना से $1 का आ रहा है तो इसका फ्रेट जो हो जाएगा $2, ये कॉस्ट करेगा आपको $3। यही चश्मा अगर आप भारत से मंगवाएंगे 2020 में, ये $1 का चश्मा आएगा और बाय सी 50 सेंट इसके ऊपर खर्चा आएगा। यही चश्मा भारत से अगर लैंड रूट से आप मंगवाएंगे तो 25 सेंट आएगा, $1 25 सेंट। एंड लाइकवाइज आपकी तरफ से जो एक्सपोर्ट भारत को जाएंगी वो भी सस्ती हो जाएंगी दोनों मुल्कों के लिए, और सार्क का जो ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली उठ के ऊपर आ जाएगा। और जो रीजनल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, सेंट्रल एशिया, स्काई इज द लिमिट। आप दुनिया से चीज़ें मंगवाएं, इन ब्लॉकों में एक्सपोर्ट करें। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर जो चीज़ें नहीं कर रहे, अव्वल में तो आप खुद मैन्युफैक्चर करें, लेकिन जो चीज़ें आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप सेंटर में बैठे हुए हैं भाई, दुनिया के इस ब्लॉक के इन 3 ब्लॉकों के सेंटर में बैठे हुए हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ आपकी तो एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएं, आपकी ट्रेडिंग इतनी बढ़ जाए, स्काई इज द लिमिट। ये मुल्क जो आज पसमानदा कहला रहा है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। द ओनली थिंग इज वी हैव बैड मैनेजर्स एवर सिंस पाकिस्तान केम इनटू बी। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से भी बात कर लूं जी, उनकी भी इनपुट ले ली जाए इस पे तो बेहतर होगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आपने गुफ्तगू सुनी जी मियाँ साहब की? मियाँ साहब ने बड़ी यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी प्लान की। एक बात जो कि जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इवॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरी बात वो कह रहे हैं जी कि इंडिया के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहें तो करें, आपने 20 साल वैसे ही ज़ाया कर दिए हैं। आप दूसरे ममालिक से, ब्लॉक्स में यहाँ पे आजकल ट्रेड होती है, आप दूसरे ममालिक से चीज़ें मंगवा के इधर पूरे इस ब्लॉक में आप दे सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए हैं उसको। सो ट्रेड हो सकती है और इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है, लेकिन देयर आर बैड मैनेजर्स। यहाँ पे लोग सही नहीं है, लीडर्स सही, लोगों से मुराद मेरी लीडर्स है जी, लीडर्स सही नहीं है जो आपको कोई विजन दे सके। क्या ऐसा ही है या आप कोई इख्तलाफ करेंगे इस चीज से, या डू यू एग्री विद दिस वन? नहीं, मैं इनकी पूरी जो तशखीस है इससे इत्तेफाक करता हूँ। और जो कुछ उन्होंने आखिर में कहा पुअर मैनेजर्स का, वो असल में इस तमाम खराबी की जड़ है। हमारे मुल्क में जो सियासतदान आते हैं या जो फौजी हुक्मरान आते हैं, दोनों ने अपने अपने अंदाज में इस मुल्क के अंदर बहुत बुरी हुक्मरानी का मयार कायम किया है। उन्होंने यहाँ पे कानून की हुक्मरानी कायम नहीं की, बल्कि अपनी जाती पसंद नापसंद को मयार बनाया है। उसकी वजह से दुनिया आज हमारे साथ न ट्रेड करना चाहती है, ना यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। यहाँ अगर वो आ जाते हैं तो उनके साथ इंसाफ नहीं होता, उनकी फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके नतीजे में हम दुनिया से कटते जा रहे हैं। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर बुनियादी हुक्मरानी का मयार ठीक कायम नहीं करेंगे, या करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, फौरी सस्ता इंसाफ नहीं मुहैया करेंगे, तो लोग किस तरह से यहाँ बुनियादी तौर पे ट्रेड करेंगे? ना कोई ट्रेड करने के लिए तैयार होगा, ना कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। लिहाजा बुनियादी बात यही है कि हम अगर गवर्नेंस का कम से कम एक मयार कायम करें, ताकि ये सारी बातें, ट्रेड भी हो सके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो सके, यहाँ पे जो लोग हैं अपनी टैक्स भी दें। जिन लोगों की बिजली के मीटर लगे हुए हैं वो अपने मीटर के मुताबिक अपना बिल अदा करें। यहाँ पे जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, और ये जब तक सिलसिला जारी रहेगा यहाँ पे चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें हुक्मरानी के मयार को बेहतर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब भी आपसे मुत्तफिक है जी, और गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ही इज लाइक टॉकिंग समथिंग एल्स। यहाँ पे गवर्नेंस हो, मैनेजर्स जी, बैड मैनेजर्स, या बैड गवर्नेंस ठीक होगी तो इन्वेस्टर आएगा। गुड गवर्नेंस। तो इसके अलावा आपने तो प्लान दे दिया जी, बिजनेस कम्युनिटी कैसे अपना यहाँ पे काम कर सकती है, और पूरे रीजन में आप पाकिस्तान कैसे सर्ट कर सकता है, कैसे ग्रूम कर सकता है, कैसे बिजनेस कर सकता है। मैं इसके अलावा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ बड़े सेक्टर्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। पहला सेक्टर है कि योर इकोनॉमी इज, योर एक्सपोर्ट्स आर टोटली रिलाइड ऑन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, आप उसको बढ़ाएं,
और बढ़ाएं, बढ़ाएं वो उसको। सारा बांग्लादेश नहीं चला सर, गया। मैं आपको बता रहा हूँ, और बढ़ाएं उसको टेक्सटाइल सेक्टर को। बाकी उसके बढ़ेगा तो अलावा वो भी बांग्लादेश चला जाएगा। नहीं, वो फिर आप देखें ना, जैसे मैंने कहा कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको सही करें आप। ये वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, अगर आपका माल नहीं देने जाने देते, अगर आपको ट्रेडिंग एक्सेस लेकिन आसिफ जरदारी साहब तो यही कहते हैं ना, बार बार उस चीज पे जोर देते हैं कि हमें ट्रेड करवाएं, हमें एड मत सर, दें। वो तो अब जब हमने शोर मचाना शुरू किया तो हुकूमत की आंखें खुली हैं, वरना 64 साल से और पिछले कई सालों से भी अगर आप देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि हमें ट्रेडिंग एक्सेस क्या 10-15 साल पहले भी अगर कोई हुकूमत मांग लेती कि हमें ट्रेडिंग एक्सेस दो, हमें एड ना दो, तो आज आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ चुकी होती। जो मैंने आपको मिसाल दी टेक्सटाइल सेक्टर आपका। लेकिन मेरी गुजारिश सुनिएगा, मेरे पास थोड़ा वक्त मुख्तसर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, डू यू थिंक वट एवर प्रेजिडेंट आसिफ जरदारी इज सेइंग कि हमें ट्रेडिंग एक्सेस दी जाए, एड ना दी जाए, वो आप लोगों के प्रेशर की वजह से कहा जाता है या उनकी अपनी सोच है, या अगर ये जो भी वो प्ली ले रहे हैं या जो भी ये केस प्ली करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे ममालिक में, ये दुरुस्त है ना? सर, मैंने नहीं सुना कि जरदारी साहब ने ये कहा है। अगर उन्होंने ये कहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, और अगर मेरा ख्याल में हुकूमत में ये सोच डेवलप हो रही है जो कि होनी चाहिए, ये हुकूमत की सोच का हिस्सा होना चाहिए। ट्रेडिंग एक्सेस, नो एड, यही चीज़ है। हमें ट्रेड चाहिए, हमें एड नहीं चाहिए। और फिर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा हमारे पास और बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। जैसे मैंने कहा, यू आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को रीवैम्प करें, उसमें वैल्यू ऐड करें और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। इंजीनियरिंग सेक्टर को ले लीजिए आप, एक छोटी सी कील से लेके बैरी जहाज, हवाई जहाज, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्म्स एंड एमुनिशन, कौन सी चीज़ है इंजीनियरिंग सेक्टर में आप नहीं बना रहे? इंजीनियरिंग सेक्टर को एक्सप्लॉइट कीजिए, इंजीनियरिंग सेक्टर की चीज़ों को बाहर भेजिए। तो आपके पास 3-4 सेक्टर्स हैं। आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, आप वैल्यू ऐड करें, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इन सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट करें। दूसरी चीज़, उन लोगों को ये बोलें कि आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपको एड के पीछे पड़े हुए हैं कि एड ले लो और आपको ट्रेडिंग एक्सेस दें। नंबर 2, ये पहले मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, इनको एक्सप्लॉइट करें। फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है कि गैस पाइपलाइन ना लो, ये ना करो, वो ना करो, हमें अपनी मर्जी से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए। यही वजह है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे। यू आर इकोनॉमिकली नॉट इंडिपेंडेंट एट द मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का जी। मियां साहब, मियां इब्रार अहमद साहब जी, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी सजेशंस दिए इन्होंने हमें, और इसी चीज़ पे लेके मैं आगे बढ़ूंगा जी कि हमें ट्रेड दें, ट्रेड्स के लिए एक्सेस दे, एड मत दें। छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ और इसी किस्म की बातें हम आगे भी जाके करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, इससे कंपल्शन जी।